दोस्तों, आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि आज एक मैराथन क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करीब करीब इसमें 90% कैप्चर कर लिया गया है। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही उपयोगी है। आप लोग इस क्लास को मिस ना करें। हम चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ और यही हम आशा करते हैं। एक क्लास इसको देखिए, बायोलॉजी का जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा आपको इसी से आएगा। और अगर इसका रिस्पॉन्स आपका, अगर क्वेश्चन ये सही लगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगा, तो हम आगे नेक्स्ट में फिजिक्स का डालेंगे, केमिस्ट्री का डालेंगे, फिर एसएसटी का टोटल सब्जेक्ट जो होता है उसको हम कैप्चर करेंगे। और हिंदी संस्कृत टोटल का हम एक मैराथन ऑब्जेक्टिव का लेकर के आएंगे, जिसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन 120 प्लस 130 प्लस में आपको पूरा कैप्चर करवा देंगे। और आपको एग्ज़ाम में पूरा हूबहू आपको ये छपने वाला है। इसको एकदम अपने ढंग से ले लीजिए, है ना। इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि इसको भैया मास्टर चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त, क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चन छपेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्त। देखिए, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। अब देखिए, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो इसको ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको ध्यान से सुपर फास्ट में चलेंगे और कहिएगा आप लोग, तो हम इसको हर ऑप्शन को लेकर के चलेंगे। कसकुई, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही दोस्त। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, कसकोई। इसको जान लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। चलिए, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्त। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनामिल बोलते हैं। इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, इनामिल। दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामिल कहते हैं। इनामिल के काम होता है क्या, इनामिल का काम होता है दांत को शाइन यानी चमक में सहायता देना। ये पारदर्शी होता है दोस्त, इसमें चमक होता है इनामिल में, है ना। ये दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ढंग से देख लीजिए। इनामिल। अस्थि के बारे में जानते हैं, क्राउन के बारे में आप लोग को पता है। आपको हम लाइव में भी ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं। आपको हम ये मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है दोस्त, यही देखना है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है दोस्त, तो इसका ऑप्शन भी बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है दोस्त, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको महा वीवीआई बोलिए, महा वीवीआई बोलिए दोस्त। वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन एकदम। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, इसको एकदम दिमाग में बैठा ली। इनमें से सभी हो जाएगा दोस्त, इनमें से सभी। पर्णहरित भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसको जान लीजिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको ये क्वेश्चन दे सकता है दोस्त कि प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैसों का आदान प्रदान करता है वो कौन करता है, तो रंध्र करता है दोस्त। और आपसे एक क्वेश्चन आप पूछ देगा, सूर्य के सतह का तापमान केमिस्ट्री में आपका होता है। सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है दोस्त, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको पूछ देगा सूर्य में कितना % हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है, लगभग में है दोस्त, कितना है, लगभग में आपको दे देगा कितना, 70% दे देगा। आपको पूछ देगा हीलियम कितना है, तो हीलियम भी लगभग में दे देगा दोस्त, कितना है, 28% दे देगा। आपको दे देगा दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं, ये वायुमंडल में कितना पाया जाता है, वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है दोस्त, है ना। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्त। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, इसी तरह से आगे पढ़ना चाहते हैं दोस्त, तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त। आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल पर आपको 10 मैराथन 10 क्लास लेंगे। 10 क्लास में आपका पूरा
ये ऑब्जेक्टिव का जितना क्वेश्चन है कवरेज ऑब्जेक्टिव से ही सब्जेक्टिव का निर्माण होता है दोस्त। आप चाहिएगा तो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव निकलता है, ऑब्जेक्टिव से आप सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। तो चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे बताइए? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ किससे बाहर निकलता है? किससे बाहर निकलता है दोस्त? आप बता सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। CO2 है ना, आप बता सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला था, देख लीजिए। हाँ, देख लिए, उसमें था प्रकाश संश्लेषण के समय इसमें प्रकाश क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? तो CO2 से निकलता है दोस्त। CO2 से, इसको मार सकते हैं CO2। ऑप्शन बी नंबर सही है दोस्त, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, अब अच्छा, ये इससे आपको एक क्वेश्चन बनेगा, इससे आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि जल से बताइए ग्लूकोज का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के समय ग्लूकोज का जो निर्माण होता है किससे होता है? तो जल से ही ग्लूकोज का निर्माण होता है दोस्त। अब बता देते हैं आपको, जल से ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जब अधिक मात्रा से अधिक बनाने लगता है, जब ग्लूकोज अधिक मात्रा में बनाने लगता है तो क्या होता है? वही ग्लूकोज स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। वही ग्लूकोज क्या होता है? स्टार्च में परिवर्तन हो जाता है। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या होगा दोस्त? C12 C6H12O6 होगा ग्लूकोज को। अब चीनी का भी पूछ सकता है, चीनी का सुक्रोज भी बोलता है दोस्त, सुक्रोज भी बोल सकता है। इस दोनों रहे C12H22O11, इसका मार दीजिएगा आँख मूंद का। साधारण जल का सूत्र होता है दोस्त H2O। भारी जल का सूत्र होता है दोस्त D2O, है ना। इसको आप ध्यान से एक एक ऑप्शन के साथ समझते जाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है दोस्त, क्लोरोफिल में पाया जाता है दोस्त। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है पूछ सकता है दोस्त। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है दोस्त। ये भी क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg पाया जाता है ना। आपसे पूछ सकता है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ, लाल आरबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कण, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ ये क्वेश्चन दे सकता है दोस्त, क्योंकि इसी चैप्टर से। तो अस्थि मज्जा में होता है दोस्त। अस्थि मज्जा जो हम बता रहे हैं उसको ऊपर भी केयर करते जाना है। मतलब हम कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं, उस पर भी केयर करना है। हो सकता है यहाँ से नहीं, यहीं से छप जाए आपके एग्जाम में क्वेश्चन, हो सकता है इस ऑप्शन से नहीं, हम जो लिख रहे हैं वही चीज़ आपको हूबहू सब छप जाए। अब पूछ सकता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को बोलता है दोस्त, प्लीहा को। इससे देखिए कितना क्वेश्चन बनता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्त? जीवन काल 112 से 120 दिन तक होता है, 120 दिन तक होता है। 120 दिन ज़्यादा दिन रहेगा, है ना। आगे पूछ सकता है आरबीसी के बारे में कि आरबीसी के बारे में और भी पूछ सकता है दोस्त। अब देखिए श्वेत रक्त कण के बारे में जान लेते हैं। श्वेत रक्त कण, अब बताइए आरबीसी में कौन सा तत्व पाया जाता था? लोहा। अब बताइए श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? श्वेत रक्त कण जिसको हम लोग बोलते हैं WBC, इसका जीवन काल होता है दोस्त 2 से 4 दिन तक होता है ना, 2 से 4 दिन तक होता है, देख सकते हैं। और हम इससे क्वेश्चन बता सकते हैं दोस्त, इसको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है ना। बहुत सारा इससे हम क्वेश्चन निर्माण कर सकते हैं, सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्त। चलो देखो बंधु, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? देखो बंधु,
कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? आप लोग ऑप्शन देख करके जवाब दे सकते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? हाँ, मृतजीवी होती है। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा दोस्त, मृतजीवी होती है। हम लोग चाहेंगे कि 100 से 150 क्वेश्चन 1 घंटा के अंदर कवर कर लें। मृतजीवी होती है दोस्त। और स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाता है, जो अपना भोजन खुद बनाता है, जो अपने स्वयं पर निर्भर रहता है, उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरे पर आधारित है उसे परपोषी कहते हैं, है ना। इसको सबको पता है दोस्त, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखो भाई, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? देख लीजिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ये सब क्वेश्चन VVI दोस्त, इसको नाम दे देते हैं VVI, VVI क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, रंध्र द्वारा। इसको अस्टोमाटा भी बोलते हैं, अस्टोमाटा भी बोलते हैं, है ना, इसको अस्टोमाटा भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। अब पता है रंध्र क्या होता है? रंध्र जो होता है दोस्त, आप देखे होंगे जब पत्ता पुराना हो जाता है तो उसे महीन महीन छिद्र दिखाई देता है। नया पत्ता बहुत कम दिखाई देगा। जब पत्ता जिस तरह से नया नया से पुराना में जाएगा, पुराना होते जाए तो उसका महीन महीन छिद्र, तब महीन महीन जाली टाइप के दिखाई देगा। वही महीन छिद्र क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है, बाष्पोत्सर्जन करता है। उसी को हम रंध्र बोलते हैं, उसी को स्टोमाटा बोलते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट, इसका रंध्र हो जाएगा ऑप्शन बी, सही है दोस्त, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्त? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आपको पता है यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, आपको सब पता है। हो सकता है यकृत ऑप्शन में नहीं रहे तो लीवर रहेगा दोस्त, लीवर रहेगा, लीवर रहेगा। सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष, या पीट यूट्री भी बोलते हैं, पीट यूट्री भी बोलते हैं, ग्रंथि, है ना, ग्रंथि। ये एक मटर के दाना के समान होता है दोस्त, जो यहाँ दम बीच में जहाँ हम लोग टीका लगाते हैं वहीं पर क्या होता है? पीयूष ग्रंथि रहता है। एक मटर के दाना के समान रहता है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। सबसे बड़ी यकृत या लीवर भी कहते हैं, है ना। थायराइड, थायराइड कैसे होता है दोस्त? आयोडीन की कमी से थायराइड होता है, आयोडीन की कमी से थायराइड होता है, आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। इसको घेघा रोग भी बोलते हैं, घेघा रोग भी बोलते हैं, और इसको हम ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं, है ना। और लार ग्रंथि जानते हैं, भोजन पचाने में सहयोग करता है। अमाशय जानते हैं, जहाँ भोजन एकत्रित होता है जाकर के, उसे हम लोग अमाशय बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आप बने रहिए मगहिया मास्टर चैनल पर, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। हम बहस कम करते हैं, पढ़ाते जाते हैं। आपको लगता होगा दोस्त कि सर तो सिर्फ पीछे आगे तक मुड़ता तक नहीं है, दिखाते तक नहीं दोस्त, क्योंकि हमारा आदत है कि जब पढ़ाने लगते हैं तो हम पढ़ाने में रम जाते हैं और हमको ध्यान नहीं जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये आपका अगर खुशी हुआ तो आप खुद कीजिएगा। अगर अच्छा क्लास लगेगा तो आप खुद कर सकते हैं, खुद करवा सकते हैं। इसको लिए हमको बोलना नहीं पड़ेगा। हम क्वेश्चन ज़्यादा करवाने की कोशिश करते हैं और अधिक से अधिक, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं। 10 क्वेश्चन में हम 1 घंटा काटने वाला टीचर नहीं है दोस्त। 10 क्वेश्चन अगर हम बताएंगे ना तो 10 क्वेश्चन से हम 25 क्वेश्चन और निर्माण कर सकते हैं। जैसे 4 ऑप्शन हैं, हम चारों ऑप्शन के बारे में से इससे खोज के क्वेश्चन बना सकते हैं, ऑप्शन निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो वो सब हम काम नहीं करते हैं कि आपको हम बातों में फंसाए रहें। मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको कहीं नहीं जाना है, आप मेरे यहाँ रहिए, वो सब होता है दोस्त। हम वो सब यूट्यूबर नहीं हैं, हम सिर्फ आपको ऐसा कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम सही से चल जाए। हम यूट्यूबर नहीं हो रहे हैं कि आपको हम फंसा करके रखेंगे ना। तो चलिए, इसका प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है दोस्त? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? हाँ, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त कहाँ से स्रावित होता है दोस्त? पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त होता है, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। पित्त कहाँ से? यकृत हो जाएगा। क्या यकृत? पित्त कहाँ से स्रावित होता है, यानी कहाँ से निकलता है, कहाँ से निर्माण होता है? तो यकृत से निर्माण होता है। अगर वही पूछ दे कि पित्त कहाँ एकत्रित होता है, तो पित्त अगर कहाँ एकत्रित होता है तो पित्ताशय में होता है। क्या होता है? पित्ताशय में होता है।
यकृत बोले यहाँ एकत्रित होता है, मतलब यहाँ क्या होता है, निकलता है, निर्माण होता है, निर्माण। और एकत्रित बोले तो एकत्रित, पीत का पीत कहाँ एकत्रित होता है, तो पित्ताशय में दोस्त, पित्ताशय में। आपसे पूछ सकता है मुख गुहा, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ जो होता है दोस्त मुख से होता है, मुख से होता है, जिसको हम लोग मुंह से बोलते हैं। भोजन कहाँ जाकर पचता है, भोजन कहाँ जाकर पचता है, तो आपको पता है दोस्त छोटी आंत में पचता है, छोटी आंत में। आपको पूछ देगा छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई 32 फीट होती है। आपसे पूछ देगा दोस्त आमाशय का कार्य क्या है, तो यहाँ भोजन क्या होता है, एकत्रित होता है, यहाँ प्रोटीन का भी पाचन होता है दोस्त। आमाशय में प्रोटीन का भी पाचन होता है, जहाँ भोजन एकत्रित होता है, भोजन को लुगदी लुगदी बनाकर वो पचाने में बहुत ही सहयोग करता है। इसमें HCl की सहायता से भोजन को जल्दी पाचन क्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट चलते, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्त, यकृत। इसी तरह से हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि आपको अधिक से अधिक हमारे अंदर जितना भी नॉलेज है आपको हम दे दें। अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है दोस्त, अभी हम बताएं अमाशय से किसके सहयोग से बताए थे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको हम लोग बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।